हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। तो देखिए, नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ देते हैं, तो ट्रांसफार्मर को नो लोड की कंडीशन में कहा जाता है। और नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का कॉपर लॉस नहीं होता है, क्योंकि कॉपर लॉस का फार्मूला होता है I²R। और जब इसमें नो लोड में यदि हम लोड लगाए नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का कॉपर लॉस नहीं होगा। चलिए अब इसको पॉइंट वाइज कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिम्ब है, लिम्ब पे वाइंडिंग की गई है और ये वाइंडिंग प्राइमरी है क्योंकि इससे सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और इस सप्लाई करंट करने से एक नो लोड करंट फ्लो होता है, जिसको आई नॉट बोलते हैं। और इसमें एक फ्लक्स फाई फ्लो हो रहा है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। तो देखिए क्या होता है, नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस नहीं होता है। नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस नहीं होता है, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, I²R है और सेकेंडरी में करंट है ही नहीं, तो नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करके तथा सेकेंडरी पर कोई लोड नहीं लगाते हैं, अर्थात सेकेंडरी को ओपन छोड़ देते हैं, तब इस स्थिति में ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन में कहा जाता है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे और सेकेंडरी को ओपन छोड़ देंगे, तो इस स्थिति में इसको क्या नो लोड की कंडीशन कहते हैं, ट्रांसफार्मर को नो लोड की कंडीशन कहते हैं। अब देखिए, इस नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से इस नो लोड की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से एक स्मॉल करंट फ्लो होती है, जिसे नो लोड करंट कहते हैं। इसे I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, नो लोड की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर से एक स्मॉल करंट फ्लो होती है, जिसको I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे नो लोड करंट कहते हैं। आगे देखिए, यह नो लोड करंट दो भागों से मिलकर बनी होती है, IW तथा Iμ। यह नो लोड करंट दो भागों से मिलकर बनी हुई है, किस किस से, एक IW से और एक Iμ से। तो अब देखिए IW और Iμ क्या है, तो IW को नो लोड करंट का वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। IW को क्या कहते हैं, नो लोड करंट का वाटलेस कंपोनेंट, जो नो लोड की कंडीशन में भी कोर लॉस कराने का जिम्मेदार होता है। देखिए, नो लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर में एक ही प्रकार का लॉस होता है, एक कोर लॉस होता है, कॉपर लॉस नहीं होता है। तो I0 जो नो लोड करंट है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक IW और एक Iμ से। तो IW वाटलेस कंपोनेंट कहलाता है, जो नो लोड की कंडीशन में भी कोर लॉस कराने का जिम्मेदार होता है। और आगे देखिए, आगे है Iμ नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। IW क्या था, नो लोड करंट का वाटलेस कंपोनेंट, और Iμ क्या है, नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जो कि नो लोड की कंडीशन में भी फ्लक्स फाई को बनाने की काम करता है। देखिए, नो लोड की कंडीशन में भी जो फ्लक्स फाई को बनाने का काम करता है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जिसको Iμ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नो लोड की कंडीशन में कॉपर लॉस कराने का जिम्मेदार होता है, उसे IW वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। अब देखिए, I0 = IW + Iμ। I0 क्या है, वो IW मतलब वाटलेस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब देखिए इसका फेजर एक जो देखिए, जब हम सप्लाई में V1 देंगे तो उसी की वजह से ना IW उत्पन्न होगा, जो कि जितना हम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही क्या होगा, कोर लॉस होगा। तो इसलिए ये IW है, ये V के ऊपर है। मान लीजिए कि किसी IW यहाँ तक हो गया और फाई मतलब Iμ क्या करता है, फ्लक्स को बनाने का कार्य करता है, तो इसको फ्लक्स पे लेंगे फाई m। और फाई m क्या है, जो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, और EMF जो है वो फाई से 90 डिग्री लैग करता है। ये वोल्टेज जो ये फाई m है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, और EMF है वो फाई से 90 डिग्री लैग करता है। तो देखिए, जब हम इसको ज्वाइन किए तो I0 मिल गया। I0 क्या है, नो लोड करंट है। अब देखिए यहाँ पे
थीटा डिग्री पे। तो थीटा डिग्री है वो नो लोड फेज एंगल या नो लोड पावर फैक्टर एंगल कहते हैं। और इसका पावर फैक्टर निकालना होता है तो कास नो लोड पावर फैक्टर एंगल ले लेते हैं, तो इसका पावर फैक्टर निकल जाता है। अब देखिए नो लोड करंट, जो नो लोड करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से 75 से 85 डिग्री लैग करता है। ये देखिए ये जो थीटा है वो 75 to 85 डिग्री होगा, लैग करेगा। कहाँ से? वोल्टेज से लैग करेगा कितना? 75 से 85 डिग्री। और ट्रांसफार्मर में नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू 0.2 से 0.25 लैगिंग होता है। अगर इसी को हम कास 75 से कास 85 के बीच में जो आता है और ये 75 से 85 डिग्री जो आता है उसको कास में लिख के उसका वैल्यू निकाले तो उसका जो रेंज होगा वो 0.2 से 0.25 लैगिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आया है, हम इसी को बड़ा करके आगे लिए हैं। ये थीटा है और ये आई नॉट है। तो आई नॉट को अगर हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, अगर रिजॉल्व करेंगे इस आई वेक्टर को, तो एक जो इधर थीटा है उधर आई कॉस थीटा और जिधर ये है वो उधर आई साइन थीटा हो जाएगा। आई डब्ल्यू इजकल टू आई कॉस थीटा, आई म्यू इजकल टू आई साइन थीटा। अब देखिए आई स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ट्रायंगल में हम लोग पढ़े हैं। तो आई नॉट स्क्वायर इजकल टू आई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर इजकल टू ओमेगा का आई का स्क्वायर। देखिए आई नॉट ये क्या है? ये आई डब्ल्यू है, तो आई डब्ल्यू का स्क्वायर, आई ये जो आई नॉट साइन थीटा है ये आई म्यू है, तो आई म्यू का स्क्वायर। तो आई नॉट यहाँ से निकल जाएगा अंडर रूट आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। अब देखिए जो कोर लॉस होगा, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि सर प्राइमरी में तो करंट फ्लो हो रहा है तो प्राइमरी में तो कोर लॉस होगा ना। तो प्राइमरी में कोर लॉस तो होगा ही। प्राइमरी में जब करंट फ्लो कर रहा है तो प्राइमरी में कॉपर लॉस भी तो होगा, क्योंकि कॉपर लॉस तो आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करता है। तो ये इतना कम करंट होता है प्राइमरी में कि हम कोर लॉस को कॉपर लॉस को निग्लिजिबल मान लेते हैं। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट आई नॉट का वैल्यू फुल लोड करंट का 3 से 5% होता है। मतलब कि आई नॉट कितना होता है? फुल लोड का 3 से 5% होता है। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का वैल्यू, मतलब ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट का वैल्यू इंडक्शन मोटर के तुलना में कम क्यों होता है? देखिए मतलब ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का वैल्यू कम होता है और इंडक्शन मोटर में अधिक होता है, क्यों? या दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड पावर फैक्टर का मान इंडक्शन मोटर के नो लोड पावर फैक्टर से अच्छा क्यों होता है? मतलब कि ट्रांसफार्मर में नो लोड पावर फैक्टर का मान अधिक क्यों होता है और इंडक्शन मोटर में नो लोड पावर फैक्टर का मान कम क्यों होता है? तो आइए देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर है और ये इंडक्शन मोटर है। तो ट्रांसफार्मर में ये लिम्ब है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो दोनों के बीच में जो गैप होता है तो इसमें एयर गैप कम होता है और इसमें स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जब एयर गैप बहुत ज़्यादा होगा तो लीकेज फ्लक्स भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा और इसमें एयर गैप कम है तो लीकेज फ्लक्स का मान भी इसमें बहुत कम होगा। अब देखिए जब हम आई म्यू पढ़े हैं कि नो लोड करंट में का जो आई नॉट होता है, नो लोड करंट का वो दो भागों से मिलकर बना है, एक आई डब्ल्यू से और एक आई म्यू से। तो आई म्यू क्या करता है? फ्लक्स को बनाने में काम करता है। आई डब्ल्यू क्या करता है? कोर लॉस कराने में कार्य करता है नो लोड की कंडीशन में। तो जब नो लोड की कंडीशन में है तो आई म्यू क्या करेगा कि अब इसमें फ्लक्स ड्रॉप हुआ है तो बहुत कम ड्रॉप हुआ है तो आई म्यू की हेल्प से ये तुरंत बना लेगा, लेकिन इसमें फ्लक्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है तो इसमें फ्लक्स को बनाने के लिए आई म्यू को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये लिखा है आई म्यू थोड़ा ही काम करके लीकेज फ्लक्स को मेंटेन कर लेगा। मतलब इसमें जो लीकेज फ्लक्स है इसको मेंटेन कर लेगा आई म्यू थोड़ा सा कार्य करके। और इसमें आई म्यू को यहाँ मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक काम करना पड़ेगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर क्या है? एयर गैप बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है और लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कम काम करना पड़ता है आई म्यू को। और यहाँ पे एयर गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा है
तो उसको मेंटेन करने के लिए आई म्यू को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आगे देखिए, आगे दिया है ये उन लोगों के बीच का फेजर डायग्राम है। देखिए एक आई म्यू को कम काम करने के लिए, ये आई म्यू क्या है, आई म्यू फॉर ट्रांसफार्मर है, तो ये कम काम करके और मेंटेन कर लिया। और वहीं आई म्यू मतलब क्या है, मतलब कि ज़्यादा ही फ्लक्स बनाना पड़ेगा इंडक्शन मोटर में, तो आई म्यू इंडक्शन मोटर के लिए है। और ये वाटलेस कंपोनेंट है, तो ये दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा जो आई नॉट है, ये ट्रांसफार्मर का, ये जो आई नॉट है वो क्या मिलेगा, इंडक्शन मोटर का। तो देखिए यहाँ पे आई नॉट इंडक्शन मोटर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा होगा। आई नॉट मतलब नो लोड करंट इंडक्शन मोटर का बहुत ही ज़्यादा होगा नो लोड करंट ट्रांसफार्मर का। ये कितना होगा, 25 से 40% फुल लोड का, और ये कितना होगा, 3 से 5% फुल लोड का। तो मतलब कि आई जो नो लोड करंट है वो इंडक्शन मोटर में 72 है। इसके वजह से हम ये फेजर से निकाल लिए। और देखिए पूछ रहा था कि नो लोड पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर अच्छा अधिक क्यों होता है इंडक्शन मोटर का नो लोड पावर फैक्टर से। देखिए यहाँ पे कास थीटा जो है, ये जो है नो लोड ट्रांसफार्मर के लिए वो कम है नो लोड इंडक्शन मोटर के लिए, मोटर से के फाई से। तो जब यहाँ पे कॉस में रखेंगे तो कास में जो जैसे ही फाई का मान बढ़ता है, यानी कि एंगल का मान बढ़ता है, तो डिक्रीजिंग होता है। तो ये कास फाई जो होता है वो अधिक हो जाएगा कास फाई नॉट से। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में अधिक होगा क्या, इसका नो लोड पावर फैक्टर एंगल का मान। अब देखिए इसको एक लाइन में समझ जाते हैं कि एयर गैप जब बढ़ेगा तो लीकेज फ्लक्स भी बढ़ेगा। एयर गैप बढ़ा तो लीकेज फ्लक्स भी बढ़ा, और लीकेज फ्लक्स बढ़ा तो आई म्यू को अधिक काम करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, तो आई म्यू भी बढ़ा। और आई म्यू को अधिक काम करना पड़ा तो उसके लिए जो फाई डैश था वो भी एंगल भी बढ़ा, फाई डैश का एंगल बढ़ा। और एंगल बढ़ने से कास जो था पावर फैक्टर का मान कम होगा, क्योंकि कास 0 पे मैक्सिमम होता है, कास 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और 90 पे मिनिमम होता है। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू घटेगा। और ये देखिए नोट में है 2 पॉइंट कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो एक दूसरे से कैसे कपल्ड होते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकली। यही रीजन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। कभी कभी पूछ देता है, देखिए ये मैग्नेटिकली कपल्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इनके बीच का जो ये रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और नो लोड की कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज V1 तथा इंड्यूस्ड EMF E1 के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है। देखिए इंड्यूस्ड EMF E1 और अप्लाइड वोल्टेज V1 के बीच में ये 180 डिग्री का एंगल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।